गरीब ससुराल वालों ने खाया अमीर खाना। श्यामलाल का एक बहुत बड़ा वस्त्रों का कारखाना था, जहां से वस्त्र बनकर अलग अलग शहरों में पहुंचते थे। वहीं अरविंद नाम का एक गरीब लड़का बड़ी मेहनत से उस कारखाने में काम करता था। केशव, मैंने इन कपड़ों की छटाई कर दी है, तुम इसे आगे भेज दो सिलाई के लिए। ठीक है। तभी श्यामलाल की बेटी निशा वहां खाना लेकर आ जाती है। अरे डैडी, आप भी ना रोज रोज अपना खाना लाना भूल जाते, और आपका चश्मा भी घर पर रह गया था। ये लीजिए, माँ ने भिजवाया है। माफ करना बेटी, पर अपनी आदत का क्या करूं। मैं जानबूझकर नहीं करता, पर आगे टाइम से पहुंचना होता है। आखिर मजदूर बाहर कब तक खड़े रहेंगे। इट्स ओके डैडी, अब मैं चलती हूँ। निशा वहां से जा ही रही थी कि एक मजदूर के हाथ पर बड़ी मशीन से चोट लग जाती है। तभी निस्वार्थ होकर अरविंद उसकी मदद करता है। अरे अरे राजेश, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें थोड़ी सी चोट लग गई है, बच गई, वरना हाथ भी कट सकता था। मैं पट्टी कर देता हूँ। केशव, जरा फर्स्ट एड बॉक्स ले आना जल्दी। फिर अरविंद उसके हाथों पर पट्टी कर देता है। ऐसा करो राजेश, तुम्हारा आज का काम मैं कर लूंगा, तुम घर जाकर आराम करो, और मेरी तरफ से ये कुछ पैसे ले लो। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो मालिक से तूने एडवांस पैसे लिए थे अपने घर के खर्च चलाने के लिए, तो मुझे दे देगा तो अपने घर वालों को क्या खिलाएगा। नहीं नहीं, ये पैसे तो ही रख तेरे पास, ये तेरे हैं। अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया दोस्त। फिर राजेश अपने घर चला जाता है और अरविंद उसका काम करता है। ये देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। वह ऐसे ही 2-4 दिन रोज आती है और अरविंद को मदद करता हुआ देखती है। इस लड़के का दिल कितना अच्छा है, सबकी मदद करता है और सारा काम करता है। पता नहीं इसको देखते ही मुझे क्या हो जाता है कि आंखें ही नहीं हट पाती हैं। निशा ऐसा कहकर अरविंद के ख्यालों में खोई जा रही थी कि अरविंद से ही उसकी टक्कर हो जाती है और अरविंद उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। सॉरी, वो मैं सामान ले जा रहा था तो देख ही नहीं पाया। आप ठीक तो हैं? इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं ही बीच में आ गई थी। अरे आप तो मालिक की बेटी है ना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, पर तुम मुझे निशा कह सकते हो। भला ऐसा कैसे, मालिक ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, डैडी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ और तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम भी मुझसे शादी करोगे ना? मालकिन जी, मेरा मतलब है निशा जी, आप क्या कह रही हैं ये? आप एक अमीर घर की लड़की हैं और मैं एक गरीब घर का लड़का। आपका मेरा कोई तालमेल नहीं है और मैं आपका अच्छे तरीके से ख्याल भी नहीं रख पाऊंगा। आप तो बहुत प्यार और पैसों में पली बड़ी हैं। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुमसे ही शादी करनी है और मुझे गरीब घर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, और मालिक नहीं माने तो? उसकी फिक्र तुम मत करो। फिर निशा घर चली जाती है और शाम को अपने पिता से अरविंद से शादी करने की बात रखती है, जिसे सुनकर श्यामलाल मना कर देता है। देख लो बेटी, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े, वो बहुत गरीब है। नहीं पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अरविंद से ही करूंगी। निशा अपने पिता की बात नहीं सुनती और अरविंद से शादी कर उसके घर पहुंच जाती है, जहां अरविंद की माँ सुमित्रा उसका गृह प्रवेश करती है। टूटे फूटे घर को देखकर निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओहो अरविंद, ये कैसा घर है तुम्हारा, टूटा फूटा। मुझे तो लगा था कि ठीक ठाक गरीब घर होगा, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा गया गुजरा है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? निशा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब इस तरह से तुम मेरे घर वालों की बेइज्जती मत करो। बाकी मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम अच्छा करूंगा। कल ही किश्त पर कूलर ले आऊंगा। हाँ ठीक है। आइए भाभी, अगर आपको घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। जाओ बहू, आराम कर लो। मुंह बनाकर निशा अरविंद के साथ अपने कमरे में चली जाती है। वो उसके लिए किस्त पर कूलर ले आता है। अरविंद निशा के लिए जितनी सुख सुविधा करने की कोशिश करता, उतना ही निशा
एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और अरविंद को सुना रही थी। घर में दाल रोटी खाकर निशा कहती है, क्या बकवास खाना है ये, भला इसे कोई कैसे खा सकता है? कहाँ मैं शाही मटर पनीर कढ़ी चावल खाने वाली, और यहाँ तो बस दाल रोटी प्याज। मैं ऐसे और नहीं रह सकती हूँ। ऐसा करो बहू, ये धनिया की चटनी खाकर देखो, इससे रोटी अच्छी लगती है। हाँ भाभी, खाइए ना। अरे बस कीजिए आप सब। निशा, मेरे घर वालों से ऐसे बात मत करो। मैं तुम्हारे लिए जितना कर रहा हूँ तुम कुछ समझती ही नहीं हो। अरे मैंने तो तुमसे शादी करके गलती कर दी, अब तुम चालू मत हो जाओ। निशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता है, फिर निशा का बर्थडे आ जाता है। ससुराल वाले उसके बर्थडे का प्लान कर ही रहे थे, तभी श्यामलाल घर आकर कहता है, ओहो, आप सब मेरे बेटी की जन्मदिन मनाने के लिए इतना कष्ट मत कीजिए। वो इस गरीब खाने में अपना जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाएगी, इसलिए मैंने पहले ही इसके लिए 7 स्टार होटल बुक कर दिया है, जहां बेहद अच्छा खाना होता है। इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं, कल आ जाइएगा। रियली डैडी, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। मुझे भी अपना बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करना था और मैंने कितने दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं बेटी, आज तो मेरे घर चल। क्यों दामाद जी, ले जाऊं ना? जी। ये कहकर श्यामलाल अपनी बेटी को घर ले जाता है, जहां वो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाती है और शॉपिंग करती है। अगले दिन 7 स्टार होटल में अरविंद का गरीब परिवार और निशा अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाती है। माँ, ये कितना बड़ा 7 सितारा होटल है ना। यहाँ तो घुसते ही मुझे ठंड लग रही है और सब कितना फर्स्ट क्लास है। हाँ बेटा, अमीरों की पार्टी तो ऐसी ही होती है। बेटा, बहुत अजीब लग रहा है, इतनी बड़ी जगह कभी आई नहीं है ना। आइए आइए, आप बैठ जाइए यहाँ पर। सब लोग वेटर, बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आओ, ड्रिंक सर्व करो। अरे अरे भाई साहब, अरविंद के पापा और मैं ठंडा नहीं पिएंगे। क्या है ना, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है इस उम्र में, और यहाँ ठंड भी बहुत लग रही है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए सूप मंगवा देते हैं। अंकल जी, भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही। वो अपनी सहेलियों के साथ नाच रही है, मैं अभी बुलाता हूँ। निशा बेटी, आ जाओ। तभी निशा आती है और उसके ससुराल वाले उसे जन्मदिन की बधाई देते। थैंक यू आप सबको। माँ जी, मेरी ड्रेस देखिए, अच्छी है ना? हाँ बहू, पर ज्यादा ही छोटी हो गई है। अरे माँ जी, इतना तो चलता है। फिर केक काटने के बाद निशा सबके साथ खाना खाती है। मैंने तो खाना खा लिया है, चलो अरविंद मेरे साथ डांस करने। निशा जैसे ही उठती है तो बैक साइड से उसकी ड्रेस कुर्सी में अटक कर फट जाती है। ओ नो, ये क्या हो गया? मेरी ड्रेस फट गई, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ निशा? वो मेरी ड्रेस। माँ जी, क्या करूं? हाँ भाभी। तभी सुमित्रा अपनी शॉल से बहू के लिए एक ऐसा जुगाड़ करती है जिसे पहनने के बाद उस पर वो बहुत अच्छा लगता है। बहू, ये ब्रॉच निकाल कर दूसरी जगह लग सकता है ना? हाँ माँ जी। हाँ फिर ठीक है, इससे पता नहीं चलेगा कि ये कपड़ा अलग से है और तेरे कपड़े में 4 चांद लग जाएंगे। सुमित्रा उसके वो ब्रॉच लगा देती है। वाह माँ जी, मेरी ड्रेस तो पता ही नहीं चल रही कि ये कहीं से फट गई है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। चलिए अरविंद जी। फिर निशा अरविंद के साथ डांस करती है, जहाँ उसकी सहेलियां और बाकी के लोग उसकी ड्रेस देखकर बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह निशा, तेरी ड्रेस तो पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है, ये अभी तो ऐसी नहीं थी। वो क्या है ना, मेरी माँ जी को वो ड्रेस इतनी खास नहीं लग रही थी, तो उन्होंने नया तरीका अपनाया जिससे मेरी ड्रेस और भी सुंदर लग रही है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है, बाय। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। माँ जी, पापा जी, मैं आप सबको सॉरी कहना चाहती हूँ। ना जाने मैंने आपकी गरीबी की वजह से पता नहीं क्या क्या कह दिया। उसके बाद भी आपने मेरी इतनी मदद की माँ जी। अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो अक्सर सबसे हो जाती है, पर जो सुधार ले असल में वही समझदार व्यक्ति होता है। इस तरह निशा को अक्ल आ जाती है। वहीं उसके ससुराल वाले भी अमीर खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सावित्री बहुत देर से परेशान हो रही होती है।
वो बार बार फोन उठाती है और फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते वो अपने पति से कहती है, देख रहे हो ना आप, इन चारों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। मैं कब से परेशान हो रही हूँ। इन चारों को मेरा फोन दिखाई नहीं देता है क्या? अरे भाग्यवान, परेशान क्यों होती हो? अमेरिका में बैठे हैं वो चारों। जरूरी थोड़े है कि हमेशा जब भी तुम कॉल करो तो उनका नेटवर्क लगेगा ही लगेगा। उन चारों को भी तो सोचना चाहिए ना कि उनकी माँ उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन उन चारों को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। भगवान, ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे भी। सावित्री ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलने पर उसके चारों बेटे खड़े होते हैं। उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो उन्हें गले से लगा लेती है। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ, कहीं मेरा दिल निकलकर बाहर धड़कने ना लगे। अरे तुम चारों को अपनी माँ की याद नहीं आती? देखो तो जरा, कितने कमजोर हो गए हो तुम चारों। माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं। साथ में एक तोहफा भी लेकर आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? सावित्री के चारों बेटों में से उसके 3 बड़े बेटे विलायत से विलायती बहू लेकर आते हैं। जैसे ही सावित्री अपनी विलायती बहू को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तीनों लड़कियाँ कौन हैं? माँ, ये हमारी पत्नियां हैं। हम इन्हें शादी करके यहाँ लेकर आए हैं। हम तीनों भाई इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। भगवान, नास पीटो करम जलो। तुम्हें अब मैं क्या ही बोलूं। गए तो थे तुम अपने बाप पर ही हो, आखिर करनी तो अपनी मर्जी ही थी। अरे भाग्यवान, अब तुम इसमें हमें क्यों गेहूं में घुन की तरह घसीट रही हो? ये तुम्हारा ही नतीजा है। ये तुम्हारे ही बच्चे हैं जो आज इतने बिगड़ गए हैं। अपनी माँ की तो इन्हें एक नहीं सुननी होती। सावित्री ऐसा कह रही होती है कि तभी उनके तीनों बेटे उसे कोने में ले जाकर कहते हैं, अरे माँ, क्यों हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? आपको दिखाई नहीं देता? ये तीनों कोई मामूली नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे टॉप अमीर लड़कियों में से हैं। क्या कहा? क्या ये विलायती परियां बहुत ज्यादा अमीर हैं? अरे बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा अमीर है, तभी तो हम तीनों ने इन तीनों से शादी की है। और माँ, आपने ही तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारे लिए सबसे ज्यादा अमीर लड़कियां ढूंढ कर लाओगी। अब हम खुद ही सबसे ज्यादा अमीर लड़कियां ढूंढ कर लेकर आए हैं, साथ में खूब सारा पैसा भी लेकर आए हैं। अब तो हम बहुत ऐश करेंगे। पैसों का नाम सुनते ही सावित्री के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है, जिसके चलते वो अपने बेटों को कुछ नहीं कहती और अपनी विलायती बहू को स्वीकार कर लेती है। लेकिन वहीं सावित्री का सबसे छोटा बेटा ध्रुव अभी तक कुंवारा होता है और वो उससे कहती है, ध्रुव बेटा, तू तो बहुत ज्यादा ही समझदार है। अच्छा हुआ तूने शादी नहीं करी। कम से कम एक तो लड़का होगा जिसकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी। आजा बेटा, तू मेरे गले लग जा। सावित्री अपने छोटे बेटे को गले से लगा लेती है। माँ, बहुत दिनों बाद आपने मुझे ऐसे गले लगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सावित्री की तीनों विलायती बहुएं उसके पैर छूने लगती हैं। इनके अंदर इतने सारे संस्कार कहाँ से आए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि विलायती होकर इंडियन संस्कार दिखा रही हैं ये गोरी मैम। प्रणाम माँ जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते माँ जी, आप बहुत ही प्यारी हो। माँ जी, आपके पैर दबा दो क्या? अरे बस 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 करो, मैं सब जानती हूँ। इन तीनों ने ही तुम्हें ये सारी शिक्षा दी होगी। चलो अब तुम तीनों जाओ अपने कमरों में आराम करो। मेरे तीनों बेटे तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देंगे। सावित्री के तीनों बेटे उन्हें उनके कमरे तक ले जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मैंने भी अपनी जिंदगी में लव मैरिज ही की है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, बल्कि यहाँ से जाने से पहले ही मैं उससे शादी करके गया था, बस आपको बता नहीं पाया। ये सुनते ही सावित्री सबसे पहले ध्रुव से एक ही सवाल पूछती है, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरे लिए कितने सारे सपने देख रही थी अभी यहाँ खड़े खड़े, और तूने एक पल में ही मेरे सारे सपने तोड़ डाले। और वैसे वो लड़की है कौन? माँ, कल मैं आपकी सबसे छोटी बहू को भी घर पर ले आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आज की रात में थोड़ा आराम कर लूं। कहा सावित्री ने एक सपना अपने छोटे बेटे के लिए देखा ही था। वो अब चूर चूर हो चुका था, लेकिन सावित्री को इस बार भी यही उम्मीद थी कि उसका छोटा बेटा अमीर और सुंदर लड़की को ही घर पर लेकर आने वाला होगा। लेकिन ध्रुव एक काले रंग की लड़की को घर पर लेकर आता है।
जो बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। उसे देखते ही सावित्री आग बबूला हो जाती है। अरे बेटा, तेरी आंखें चौंधिया गई हैं क्या? अरे तुझे इस लड़की का काला रंग बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इतनी काली लड़की से तूने शादी कैसे कर ली? माँ, मैंने आपको बताया तो सही, मैं सलोनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज के बाद हम इस घर में एक साथ रहेंगे। चलो सलोनी, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ध्रुव ऐसा कहकर अपनी पत्नी सलोनी को अपना कमरा दिखाने के लिए उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी सावित्री रास्ते में खड़ी हो जाती है। इस कल्लो मैया को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी। अरे मैंने विलायती को जगह दे दी तो इसका मतलब क्या कोयले की खदान भी मेरे घर में ही घुसा दोगे? अरे माँ, आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज से यही आपकी बहू है और इसके बाद आप कुछ नहीं कहोगी। ध्रुव अपनी पत्नी सलोनी को अपने कमरे में ले जाता है, जहां सलोनी अपनी पति से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, माँ जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आऊंगी। देखा उन्होंने किस तरह मुझसे बात की। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सलोनी के पहले दिन से ही सावित्री को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार भी करती है। वहीं सोफिया, अलीना और अलीशा को शुरू में तो सलोनी के रंग से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वो तीनों सलोनी का इतना अच्छा बर्ताव देखती हैं तो वो उन्हें अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। अरे सलोनी, तुम्हें तो सारा खाना बनाना आता होगा, तुम हमें इंडियन खाना बनाना सिखाओगी क्या? हमें घर के सारे काम आते हैं, लेकिन इंडियन खाना बनाना नहीं आता। बस हम इंडियन खाना बनाकर अपनी सास को खुश करना चाहते हैं। अरे हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, मैं आपको इंडियन खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी, पर आपसे मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप हमें अपने मेकअप से सुंदर बनाएंगी, है ना? आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। देख लीजिए जेठानी जी, सौदा बड़ा महंगा है। अरे हाँ, क्यों नहीं, एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गई थी देवरानी जी। सलोनी अपनी तीनों जेठानियों को इंडियन खाना बनाना सिखा देती है, जिसके बाद से वो तीनों मिलकर ही पूरे घर को अकेले ही संभालना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि वो अपनी देवरानी को किसी भी काम में हाथ भी नहीं लगाने देती और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। उसे अपनी बहन की तरह बहुत ही लाड करती, कभी उसको कुछ बनाकर खिलाती तो कभी उसका मेकअप करती हैं, कभी उसे मेहंदी लगाकर अलग अलग डिजाइन दिखाती हैं। ये देखकर सावित्री को बहुत चिढ़ मचती है। मेरी विलायती बहू कुछ ज्यादा ही अपनी देवरानी का ख्याल रख रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इनके बीच में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। सावित्री एक तरफ अपनी तीनों गोरी विलायती बहू को भड़काती है तो वहीं वो दूसरी तरफ अपनी काली बहू को गोरी बहू के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी बहू एक दूसरे से जरा भी मनमुटाव नहीं रखती। जेठानी जी, माना कि मैं बहुत ज्यादा काली हूँ और मेरे रंग से काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आप तीनों को हमेशा अपनी बहन की तरह ही मानूंगी। सलोनी के ये कहते ही उसकी तीनों अंग्रेजन जेठानी उसे गले से लगा लेती हैं। उनका ये प्यार देखकर सावित्री को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके चलते वो उनके पास आकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। रिश्तों की असली कदर करना तो तुमसे सीख रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम चारों के बीच में लड़ाई करवाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन नहीं करवा पाई। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सावित्री की चारों बहू उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो चारों अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।